हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम बात करने वाले हैं मीटर सेतु के बारे में, जो कि किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ में ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक पैमाना है जिसे हम मीटर सेतु कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ मीटर सेतु के बारे में और इसको लिखना कैसे। तो देखिए, मीटर सेतु बच्चों एक ऐसा प्रश्न है जो आपके पेपर में 6, 7 या 8 नंबर का प्रश्न आता है। इसमें इसकी संरचना, इसके द्वारा किसी अचालक का प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, उसका सूत्र निकालने के लिए ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है, तब जाकर हमें 6 नंबर मिलता है और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, देखिए, तो मीटर सेतु अगर हमें लिखने के लिए आ जाएगा तो चीज़ें कैसे लिखेंगे, मैं छोटी छोटी बारीक चीज़ें बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन लिखूंगा, उसके बाद से जब उसका चित्र बनाऊंगा तो आपको मीटर सेतु का फिगर बनाना आ गया। देखिए, मैं कहता हूं फिजिक्स में किसी भी चीज में रटने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अगर समझकर फिगर बना लेते हैं, तो फिगर देखकर आप उसकी सारी संरचनाओं को लिख सकते हैं। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, वो 6, 7, 8 के बच्चे संरचना रटते हैं, मैं आपको देखिएगा जो चीज़ बनाऊंगा वही लिखवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की ओर। मीटर सेतु क्या है? तो मीटर सेतु ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत पर आधारित, मैं भी लिख देता हूं, आप भी लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। लिखना क्या चाहे पेपर में आपको लिखना है। ठीक है, मीटर सेतु क्या है? ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत पर आधारित। सॉरी, गलत लिख दिया। जाइए, चलिए, देखिए, हम इससे ज्ञात क्या करते हैं, तो डायरेक्ट लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। किसी, बड़ा लिख रहा हूं तो बच्चे कहते हैं छोटा लिखते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। देखिए, ये था इसका इंट्रोडक्शन बच्चों। मैं आपको बता रहा हूं कि ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत पर आधारित 2 यंत्र हैं। पहला है पोस्ट ऑफिस बॉक्स और दूसरा है मीटर सेतु। तो जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है वो हमारे सिलेबस में नहीं होता है। हम पोस्ट ऑफिस बॉक्स की सहायता से भी किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, वो भी ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन वो हमारे जो है सिलेबस में नहीं है, हटा दिया गया है। इसलिए मतलब 2014 और 13 में होता था। इस क्यों हटा दिया गया सर? क्योंकि उसकी जो सुग्राहिता थी, वो जब मीटर सेतु बनने से पहले जब वो बना था तो उसकी सुग्राहिता मतलब उसमें आसानी से नहीं ज्ञात कर पाते थे, लेकिन इसमें आसानी से ज्ञात कर पाते हैं और सटीक ज्ञात करते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस बॉक्स में सटीक ज्ञात नहीं होता था। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे पोस्ट ऑफिस बॉक्स, मीटर सेतु पढ़ रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स कुछ बच्चों को मैं बता देना चाहूंगा कि वो भी क्या है, एक चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ह्यूस्टन सेतु सिद्धांत पर आधारित उपकरण है। उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। तो मीटर सेतु क्या है? किसी चालक तार का अगर हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है तो किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक सुग्राही यंत्र है। ये आप पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद से आपको इमेज बनाना है बच्चों। तो अगर आपने इतना लिख दिया होगा तो मैं इसको इरेज करूंगा और इमेज बनाऊंगा, क्योंकि इमेज बनाने के बाद मैं उसको सॉल्व भी, उसको सिद्ध करवाना होता है ना। आप किसी मान को कैसे ज्ञात करेंगे उसे सिद्ध करना है। तो आपसे प्रश्न भी पूछता है। कैसे प्रश्न पूछेगा कि मीटर सेतु का सिद्धांत क्या है? तो मैंने यहीं पे लिखवा दिया था आपको कि मीटर सेतु ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक उपकरण है। इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत व्हीटस्टोन सेतु, ह्यूस्टन सेतु जिसे हम कहते हैं, वो इसका सिद्धांत है। तो देखिए, मीटर सेतु सर हम कैसे बनाएं? मीटर सेतु में देखिए, सबसे पहले बनाने के लिए एक मीटर लंबा, क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से, जो बातें मैं दोहरा रहा हूं उसे सुनिएगा। एक मीटर लंबा हम तार लेते हैं।
1 मीटर तार हम लंबा तार हमने AC लिया जिसकी लंबाई क्या है 1 मीटर है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, जिसकी लंबाई क्या है 1 मीटर है। ये है आपका 1 मीटर लंबा तार। ये तार कौन कितना लंबा है 1 मीटर लंबा है। ध्यान रखिएगा, फिर से बोल रहा हूं क्योंकि मीटर से तुम्हें 1 मीटर लंबा ही तार लेना पड़ता है। 1 मीटर लंबे तार को हमने लिया और मीटर पैमाने के सहारे से, क्योंकि ये 1 मीटर है तो 1 मीटर मीटर पैमाने के सहारे से हमने इसे एक लकड़ी के बोर्ड पर व्यवस्थित कर दिया, लगा दिया। जैसे कि आपका बोर्ड था तो हमने ये 1 मीटर लंबा तार लिया और इसे लकड़ी के बोर्ड पर क्या किया, लकड़ी के आधार वाले बोर्ड पर उसे रख दिया। ध्यान समझिए, लकड़ी के आधार वाले, ठीक है, सिरे पर कस दिया, मतलब उसे जोड़ दिया। मीटर पैमाने के सहायता से 1 मीटर लंबे चालक तार को, ध्यान रखिए, मीटर पैमाने के सहारे 1 मीटर लंबे चालक तार को हमने लकड़ी के आधार वाले सिरों पर जोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं लकड़ी नहीं बना सकता, ठीक है, लकड़ी और पेपर में आपको बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। एकदम फिगर जैसा होता है वैसा ही आपको बना के दिखाऊंगा जैसा आपकी बुक में फिगर होता है। तो हमने 1 मीटर लंबे तार को क्या किया, बताता इसलिए चल रहा हूँ ताकि संरचना लिखने में आपको आसानी होगी। तार कितना लंबा है 1 मीटर। क्या किया, इसको लकड़ी के आधार वाले सिरे पर मीटर पैमाने के सहारे से इसको जोड़े रखिएगा। मीटर पैमाने के सहारे से इसको हम कस रहे हैं। मीटर पैमाना मतलब इसमें मीटर पैमाने के सहारे मतलब इसको नाप रहे हैं और इसके साथ मीटर पैमाने के सहारे इसको कस रहे हैं। ये करेक्ट कितना है, 1 मीटर लंबा है। ठीक है सर। अब इसमें आप दो संबंधक, इसमें हम एक एल आकृति की देखिए, एल आकृति मतलब समझते हैं कैसी होती है। कहाँ गया मार्कर भाई, वो वाला चलिए, नहीं है क्या वो वाला, चलिए नहीं मिल रही है, चलिए इधर देखिए। अच्छा, ये किसकी बनी होती है तो ये भी जान जाइए। ये अगर आपसे अगर कोई पूछ ले कि ये जो हम तार लिए हैं सर 1 मीटर लंबा, ये चालक तार तो लिए हैं, जी बिल्कुल मैं भी बोलूँगा चालक तार लिए हैं। सर तार किसकी होती है तो मैग्नीन की तार होती है, मैग्नीन की तार होती है और इसे प्रत्येक जगह अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल समान होता है। अब हम क्या करते हैं, इसको बिंदु दे देते हैं ए और बिंदु बी। ऐसे कोई नहीं समझाएगा बच्चों फिगर करना, इसको हम एक बिंदु दे दिए ए और बी। अब इस पे एक तांबे की एल आकृति के तांबे की प्लेट जोड़ देते हैं, एल आकृति के तांबे की प्लेट जोड़ देते हैं। तो एल कैसे बनेगा सर, एल। अब ये जो आप एल बना रहे हैं, इस एल को हम लोग क्या करेंगे, आउटलाइन एल बना दीजिए, ये ऐसे, ये वाला एल, ठीक है। अब सही एल बना, ये वाला एल हमें बनाना था। ये एल आकृति के दो तांबे के तार को, दो तांबे के प्लेटों को, प्लेट कहिए या पत्ती कहिए, पत्ती ही ऐसे इसको बोलते हैं। एल आकृति की दो पत्ती को, एक पत्ती को बिंदु ए पर और एक पत्ती को बिंदु बी पर जोड़ दिया। एक पत्ती को कहाँ जोड़ा सर, एक पत्ती को बिंदु ए पर और एक पत्ती को बिंदु बी पर। इनकी आकृति कैसी है तो सर इनकी आकृति एल आकृति की प्लेटें हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिए, बहुत छोटी छोटी करके चीजें बना रहा हूं और बहुत ध्यान से, इसीलिए आप लोगों से देखने की विनती भी कर रहा हूं। अब इन एल आकृति की जो पत्तियां हैं, इनके सिरों पर संबंधक पेच लगे हुए होते हैं, दो संबंधक पेच। इनको आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं, इनको आप जो नाम देना चाहे दे सकते हैं। तो इन पर दो संबंधक पेच होते हैं और बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़कर, इनमें बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़कर बच्चों, बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़कर क्या होता है, एक और सीधी पत्ती होती है जिस पर 3 संबंधक पेच लगे हुए होते हैं, जिस पे 3 संबंधक पेच लगे हुए होते हैं। इस बिंदु को आप, बीच वाले बिंदु को डी बिंदु दे सकते हैं, चलिए अभी मत दीजिए। 3 संबंधक पेच, थोड़ा सा डिस्टेंस लग रहा है, मैंने बराबर नहीं छोड़ा। इस पे क्या लगे होते हैं सर, 3 संबंधक पेच लगे हुए होते हैं।
दोनों पत्तियों से बिंदु ए तथा बिंदु बी पर स्थित दोनों पत्तियों के बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती लगी होती है जिस पर 3 संबंधक पेंच लगे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। अब इसको हम बिंदु डी दे रहे हैं, इसको बिंदु डी हम नाम दे रहे हैं क्योंकि जरूरत है। बीच वाली पत्ती में से बिंदु डी से हम एक संट युक्त धारामापी एक स्पर्शी कुंजी की सहायता से ए बी से जोड़ देते हैं। एक स्पर्शी की सहायता से ए बी के किसी बिंदु पर जोड़ देते हैं। एक स्पर्शी कुंजी की सहायता से ए बी पर किसी बिंदु को जोड़ देते हैं। बिंदु डी से एक संत युक्त धारामापी ए बी पर किसी बिंदु आप इसको अब बिंदु पे नाम दे दीजिए, जैसे हम इसको ए दे देते हैं, ई दे देते हैं, बी दे देते हैं, तो हम चलिए इसको बी नाम दे देते हैं, तो इसको हम बी नाम दे दिए। इसको ए बी दिए थे तो इसको सी दे दीजिए, ए बी इसको सी दे दीजिए। तो ए बी पर स्थित एक बिंदु सी से जोड़ देते हैं। अब क्या करना है, बस और एक स्टेप में करूंगा, उसके बाद से चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तांबे की बनी हुई प्लेट है, तो पत्ती के संबंधक पेच के सहारे हम एक बैटरी V विभव वाले बैटरी धारा नियंत्रक, इसमें आप ऐसे धारा नियंत्रक भी बना लीजिए भाई, और इसमें एक कुंजी लगा लीजिए। बैटरी को प्लेट से जोड़ देते हैं। बस कंप्लीट हो गया, यही था आपका विभव मापी। देखिए बनकर तैयार हो गया है, थोड़ा धारा नियंत्रक अच्छे से नहीं बनाया सर, अच्छे से बना देते हैं भाई। ये आता कहाँ है आपको ड्राइंग सर, ये झूठे ले लिए। चलिए ठीक है, अब धारा नियंत्रक ठीक लग रहा है। तो देखिए अब मैं चीज़ों को लिखूंगा और पहले आपको बताऊंगा, फिर लिखना स्टार्ट करूंगा। तो मैं जो चीज़ें बोलूंगा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हमने पहले क्या किया हुआ है, चीज़ों को समझिए। इसका विभव मान लीजिए भी है सर। हमने जो किया है उसको ध्यान से सुनिए। हमने सर्वप्रथम एक मीटर लंबे तार, 1 मीटर कांस्टेंट या नाइक्रोम का लंबा तार लिया, जिसे एक लकड़ी के आधार वाले सिरों पर मीटर पैमाने की सहायता से कस दिया। मीटर पैमाने के सारे सिरे कस दिया। तार के सिरे ए और बी पर एल आकृति की तांबे की बनी 2 पत्तियों को जोड़ दिया, जिनके सिरों पर संबंधक पेच उपस्थित है। दोनों पत्तियों के बीच में कुछ रिक्त स्थान छोड़कर उनके बीच में एक तीसरी पत्ती जोड़ दी, जिस पर 3 संबंधक पेच अंकित है। पत्ती दोनों एल आकृति की पत्तियों के बीच में उपस्थित पत्ती पर उपस्थित बिंदु डी यानी कि बिंदु डी, हाँ इसको बिंदु डी बोलेंगे। बिंदु डी की सहायता से बिंदु डी से हमने एक संट युक्त धारा मापी जी ए बी पर किसी बिंदु पर जॉकी की सहायता से, जिसे हम स्पर्श कुंजिका कहते हैं, इसे स्पर्शी कहते हैं। जो ऐसे आपको एरो का निशान दिख रहा होगा, इसे हम स्पर्शी कहते हैं। हम कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं और इंग्लिश में से जॉकी कहते हैं। तो स्पर्शी की सहायता से ए बी पर उपस्थित बिंदु सी से उसे जोड़ दिया। ठीक है, अब फिर हमने एल आकृति की पत्तियों पर उपस्थित संबंधक पेच की सहायता से दोनों एल आकृति की पत्तियों को हमने एक विभव भी वाले सेल से तथा धारा नियंत्रक, इसको लिख दे रहा हूं, ये क्या है, धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी से जोड़ दिया। धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी से जोड़ दिया। ये थी आपकी संरचना। अब संरचना में कैसे लिखेंगे, फिर से मैं एक बार नहीं बोलूँगा, अब मैं नहीं बोलूँगा सर, एक बार और बोल दीजिए। आपने नहीं बोला, संरचना में लिखना है। पहले देखिए अब लिखेंगे कैसे। फिगर बन गया। सबसे पहले हमने क्या लिखा, किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ह्यूस्टन से इंट्रोडक्शन। किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है।
अब इसका क्या लिखेंगे सर जी, अब इसके लिखेंगे संरचना। संरचना हेडिंग डालते ही सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे कि 1 मीटर लंबे कांस्टेंट या नाइक्रोम के तार को हमने मीटर पैमाने के सहारे लकड़ी के आधार के सिरों पर कसा, लकड़ी के आधार के सिरों पर कसा। चालक तार के बिंदु चालक तार के सिरों ए और बी पर एल आकृति की तांबे की बनी 2 पत्तियों को जोड़ा, जिनके सिरों पर संबंधक पेच उपस्थित है। एल आकृतियों की दोनों पत्तियों के बीच कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी पत्ती को जोड़ा, जिन पर 3 संबंधक पेच उपस्थित है। दोनों एल आकृतियों के बीच वाली उपस्थित तीसरी पत्ती पर उपस्थित बिंदु डी से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि बिंदु डी से हमने एक संट युक्त धारा मापी को स्पर्शिका की सहायता से तार ए बी के किसी बिंदु सी पर स्पर्श कराया। पुनः उसके पश्चात दोनों एल आकृति की पत्तियों को एक विभव भी वाले सेल से तथा एक धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी से जोड़ा। बस ये हो गई इसकी संरचना। इसके बाद अब जो मेन पॉइंट आता है वो आता है प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए जो मेन पॉइंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, अचालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। अचालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना। चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना कैसे होगा सर, अचालक तार का प्रतिरोध ज्ञात। अब इसको हम लोग जानना चाहेंगे आप, तो इसके लिए यहां देखिए, तो हमें अचालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसमें कि इन दोनों इसको नाम दे दिया जाए, क्या कुछ इसको कुछ नाम दे दिया जाए, नहीं नाम मत दीजिए क्योंकि देखिए अब अगर आपसे कोई पूछे कि कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहले, अब देखिए प्रतिरोध ज्ञात करने में भी लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले जिस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, देखिएगा सर्वप्रथम जिस चालक, वहाँ पे लिखेंगे ऐसे ही, सर्वप्रथम जिस चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे बिंदु डी व बी के बीच जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए हमें चालक तार एस का प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो इसे हम किस में जोड़ दिए, गलत बना दिए सर, आपका अच्छा नहीं बना। उसे हम क्या करते हैं, उसे हम बिंदु डी व सी के बीच, डी व बी के बीच जोड़ देते हैं, जिस चालक तार का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, फिर बिंदु ए व डी के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स को जोड़ देते हैं। अब सर प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, देखिए बच्चों मैं बता देता हूँ, प्रतिरोध बॉक्स एक ऐसा उपकरण है जिसमें आप देखेंगे तो कई सारे छोटे छोटे ऐसे पॉइंट होते हैं, मतलब बोल सकते हैं रिंग टाइप से होते हैं, मतलब आप जैसे समझिए, मैंने मान लीजिए पेन रखा हुआ है, जैसे आप कुछ निकालते हैं ना कबर्ड से, तो उस टाइप ही है पेनों का, जैसे मान लीजिए जंजाल है, उसमें लिखा हुआ है कि ये 5 ओम का प्रतिरोध है, आप निकालेंगे तो इस बॉक्स का प्रतिरोध हो जाएगा 5 ओम, एक दूसरा निकाल लेंगे तो प्रतिरोध हो जाएगा 10 ओम, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध बॉक्स। इसकी सहायता से हम जितना चाहें उतना प्रतिरोध बढ़ा एवं मतलब जितना चाहे उतना प्रतिरोध वाले इसको बना सकते हैं, तो इसको कहते हैं प्रतिरोध बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स आर को ए व डी के बीच जोड़ देते हैं। उसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं, उसके पश्चात बच्चों हम लोग विभव कुंजी को बंद करके कोई एक प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकालते हैं, फिर हम कुंजी को चालू करते हैं और
और कुंजी को चालू करते हैं और धारामापी को स्पर्शिका की सहायता से इस प्रकार इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं ताकि किसी बिंदु पर धारामापी में धारा बहना रुक जाए, यानी कि धारा बहना बंद हो जाए। धारामापी को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। बिंदु क्या बोला मैंने, हम कुंजी को स्टार्ट करके, यानी कि बटन को ऑन करके हम लोग क्या करते हैं, धारामापी को इस पर ऐसे स्पर्श करवाते हैं। कोई ऐसी बिंदु को खोजते हैं कि जिस बिंदु पर धारामापी में विक्षेप शून्य हो जाए, यानी कि इसमें धारा बहना शून्य हो जाए। तो मान लीजिए हमने यहाँ से बैटरी को स्विच को ऑन किया और फिर इसमें धारा बहने लगी, सब में इसमें से एक प्रतिरोध हमने निकाल लिया था। तो हमने क्या किया, हमने इसको इधर लाया, तो हमने देखा बिंदु सी पर जो था वो धारामापी में विक्षेप क्या था, बिंदु सी पर धारामापी में विक्षेप शून्य था। बिंदु सी पर जो था वो धारामापी में विक्षेप शून्य था। सर ये क्यों चेक करते हैं कि किस बिंदु पर विक्षेप शून्य है, ये स्टेप क्यों होता है? तो आपको पता होगा कि ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है और ह्यूस्टन सेतु में जो चतुर्भुज के विकर्ण के बीच धारामापी लगा रहता था उसमें विक्षेप एकदम शून्य होता था। जी सर, अब समझ में आ गया। तो देखिए अगर बिंदु सी पर विक्षेप शून्य है, इसका अर्थ है कि हमने मीटर पैमाने की सहायता से हम ये लंबाई नाप लेते हैं। तो ये लंबाई अगर L है, इस लंबाई को अगर हमने नाप लिया मीटर पैमाने की सहायता से, तो ये L है। तो ये पूरा तार कितने सेंटीमीटर का था? सर जी 1 मीटर का था, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 100 माइनस L। इसकी लंबाई क्या होगी L और इसकी लंबाई होगी 100 माइनस L। अब हमने माना कि L लंबाई का जो प्रतिरोध है वो P है और इसका जो है वो Q है। L लंबाई का प्रतिरोध जो P है और जो 100 माइनस L लंबाई है उसका जो प्रतिरोध है वो Q है। इतने दूर के तार का प्रतिरोध हमने मान लिया Q है और इतने दूर का प्रतिरोध मान लिया हमने P है। क्या माना, इतने दूर के तार का प्रतिरोध P मान लिया, इतने दूर के तार का प्रतिरोध Q मान लिया। आपको याद होगा कि मैंने शुरू में ही लिखवाया था कि जो चालक तार है इसके जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो क्या है, समान है। इस सब जगह क्षेत्रफल समान है। ठीक है सर। तो अब अगर ये चीज हम कर सकते हैं तो ये किस पर आधारित है? अब देखिए ह्यूस्टन सेतु अगर आप ध्यान देखेंगे तो अगर किसी चालक या चतुर्भुज की सहायता से इसमें 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं और अगर धारामापी में विक्षेप शून्य है, विक्षेप नहीं होता है, विक्षेप शून्य है, अर्थात ये संतुलित अवस्था में ह्यूस्टन सेतु है। और जब ह्यूस्टन सेतु संतुलित अवस्था में होता है तो क्या होता है, आप ही लोग बताइए भाई क्या होता है? सर जब संतुलित अवस्था में होता है तो सर जी P/Q R/S, यानी कि सर किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का प्रतिरोध का अनुपात कि दूसरे दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। तो सर इसका अर्थ हो गया कि जो P/Q है वो बराबर है R/S/R के, कि R/S के, R/S के। ठीक है, P/Q बराबर है R/S के। लेकिन सर यहाँ पे तो हमें ह्यूस्टन सेतु में देखिए यहाँ पे हमें R पता है क्योंकि R तो हम अपने हिसाब से निकाल रहे हैं। प्रतिरोध भाग से 5 ओम का निकाल लिए, 10 ओम का निकाल लिए, तो R तो हमें पता है। लेकिन अब P और Q तो सर हमने माना है और S तो हमें ज्ञात ही करना है। तो P और Q कहाँ से आएगा? मैंने बोला थोड़ा सब्र करो। अब इसमें से हम क्या ले लेते हैं? इसमें से अगर हम देखें, पहले हमने ये लिख लिया कि यहाँ पे लिखेंगे ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत के अनुसार। पहले लिख लीजिए ये थोड़ा सा पॉइंट, ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत से किरचॉफ का द्वितीय नियम देखिए पीछा कहीं नहीं छोड़ेगा और मैंने उसे बहुत ईजी शब्दों में समझाया है। तो ये हो जाएगा सर P/Q = R/S। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता है कि प्रतिरोध, हम जानते हैं कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है? प्रतिरोध बराबर होता है सिग्मा L/A, किसी वस्तु की लंबाई और अपॉन में उसका क्षेत्रफल। सर जी L/A होता है सिग्मा इंटू में L/A होता है, जो कि ये वस्तु का गुण है। तो वस्तु का जो गुण है, पदार्थ का ये गुण है, तो सिग्मा वो पदार्थ का गुण है। जी सर ये पदार्थ का गुण है और L जो है वो लंबाई और A जो है वो क्षेत्रफल है। तो अगर हम लोग P के लिए बात करें, P के लिए प्रतिरोध P के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा? सर जी सिग्मा और L कितना है इसका? सर L है और A तो A ही है। माना तार का प्रतिरोध, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, माना
तार का परिच्छेद, तार का क्षेत्रफल, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। क्या है? a है। तब ये हो गया p का मान। अब अगर बात की जाए q की, अगर अब q की बात की जाए तो q में भी क्या होगा? सिग्मा, तो सिग्मा ये पदार्थ का गुण है ये, और जो लंबाई है वो सर हो जाएगी आपकी 100 माइनस में l, बिल्कुल हो जाएगी सर। अपॉन में क्षेत्रफल तो दोनों का बराबर ही है, क्षेत्रफल a ही हो जाएगा। तो यहाँ से हम p बाई क्यू अगर निकाले बच्चों तो क्या आएगा सर? यहाँ से p बाई क्यू अगर हम निकाले तो आएगा सिग्मा l बाई a अपॉन में सर सिग्मा 100 माइनस l अपॉन में a। सर a से a कट जाएगा, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा, सर आएगा l अपॉन में 100 माइनस l। दोनों का अपॉन यही आएगा जी सर, बिल्कुल यही आएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से अब हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो p बाई क्यू है, सॉरी यहाँ से अगर हम लिखें तो p बाई क्यू इक्वल टू r बाई एस हमने लिखा था। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सर l अपॉन में 100 माइनस l इक्वल टू में r बाई एस। हमें ज्ञात क्या करना है सर? हमें ज्ञात करना है s। तो अगर हम s इक्वल टू एस को एक तरफ ले जाएं तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? s इक्वल टू हो जाएगा r इंटू में 100 माइनस l अपॉन में l। निकाल लिए। देखिए यही है मीटर सेतु का सिद्धांत। l हम कैसे पता करेंगे सर? अब देखिए l तो आपको पता चल जाएगा ना, क्योंकि आपको मीटर से 1 मीटर है तो मीटर पैमाने की सहायता से आप इसको जोड़े हैं, तो हम मीटर पैमाने की सहायता से इसको नाप लेंगे। l की लंबाई मीटर पैमाने की सहायता से नाप लेंगे। r प्रतिरोध मान से जितना प्रतिरोध निकालेंगे हमें पता ही है, और फिर हमें क्या करना है? जो अचालक तार होंगे उसका प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेंगे। यही है क्या सिद्धांत? यही मीटर सेतु का सिद्धांत है। यही मीटर सेतु का सिद्धांत है बच्चों, यही मीटर सेतु का सिद्धांत है। इसी सूत्र की सहायता से हम किसी अचालक तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं मीटर सेतु की सहायता से। बस यही करना था। यहाँ पे जैसे आप करेंगे आपका जो काम होगा वो बच्चों समाप्त हो जाएगा। आपका जो काम होगा वो समाप्त हो जाएगा। एक बार मैं फिर से इसको शुरू से रिवाइज करवा देता हूँ मीटर सेतु को। तो मीटर सेतु क्या है? तो सर किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ह्यूस्टन सेतु के सिद्धांत पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही पैमाना है। फिर इसकी संरचना की बात करते हैं तो संरचना हो जाता है कि किसी संरचना हो जाता है सर 1 मीटर लंबे चालक नाइक्रोम या कांस्टेंट के बने हुए तार को लकड़ी के आधार वाले पैमाने पर मीटर सेतु की सहायता से कस देते हैं। अगर तार का कोना ए बी हो, या लिख दीजिए 1 मीटर लंबे तार ए बी को, ऐसे लिखिएगा 1 मीटर लंबे तार ए बी को हम लकड़ी के आधार वाले सिरों पर मीटर पैमाने की सहायता से कस देते हैं। उसके पश्चात ए व बी पर एल आकृति की तांबे की बनी हुई 2 पेचों को लगा देते हैं, जिनके सिरों पर 2 संबंधक पेच उपस्थित होते हैं। एल आकृति। अब उसके पश्चात उनके बीच में कुछ स्थान रिक्त छोड़कर एक तीसरी पत्ती लगा देते हैं, जिन पर 3 संबंधक पेच उपस्थित होते हैं। पुनः बिंदु डी से एक संट युक्त धारामापी को स्पर्शी की सहायता से बिंदु ए बी पर किसी बिंदु पर स्पर्श कराते हैं। इसके पश्चात पत्तियों को एक विभव युक्त सेल तथा एक धारा नियंत्रक तथा एक कुंजी की सहायता से जोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं सर? उसके बाद कुंजी को बंद कर इस प्रकार धारामापी को व्यवस्थित करते हैं। स्पर्शी की सहायता से धारामापी को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं ताकि धारामापी में विक्षेप शून्य हो। इस स्थिति में P बाई क्यू जो होता है R बाई एस के बराबर होता है। प्रतिरोध का फॉर्मूला ये होता है, क्योंकि ये पदार्थ का गुण है और क्योंकि ये क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सब जगह इसके समान है, तो काट कर ये आता है, ये इसके बराबर आता है। यहाँ से हम निकाल देते हैं। इस फॉर्मूले से लंबाई को हम नाप ही सकते हैं। R हमको प्रतिरोध बॉक्स में से निकाल रहे हैं, हमको पता ही है, तो इसकी सहायता से हम मीटर सेतु से किसी भी प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहीं पर आपका मीटर सेतु समाप्त होता है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये पेपर में आने वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार इसको लिखिए और समझिए। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।